हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में बेटा हम लोग अपने ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी उसी के एमसीक्यू को कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारतीय बजट को लेकर इनमें से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए, इट इज अ डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि ये डिटेल में आपको बताता है कि सरकार के कितने वास्तविक खर्चे और कितनी वास्तविक प्राप्ति थी एक वित्त वर्ष में। ऑप्शन बी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है कि ये आपको बताती है सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय के बारे में। ऑप्शन सी, इट्स ऑफर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है। ऑप्शन डी, इट इंडिकेट बीओपी स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि ये भारत के भुगतान शेष का वर्णन करता है। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये आने वाले वित्त वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा है। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इन इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, कि किस तारीख को भारत सरकार का वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करता है अनुमोदन के लिए। ऑप्शन ए, फरवरी 1 यानी 1 फरवरी। ऑप्शन बी, फरवरी 28 यानी 28 फरवरी। ऑप्शन सी, मार्च 31 31 मार्च। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो सही आंसर है बेटा वो आंसर है आपका ऑप्शन ए, फरवरी 1। हर साल भारत सरकार का वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में ये बजट पेश करता है, जिसपे कि उस पर बाद में चर्चा होती है और पास होने के बाद ही वो आने वाले वित्त वर्ष के लिए लागू किया जाता है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द बजट अनफोल्ड्स, भारत में जो बजट बताता है। ऑप्शन ए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, कि भारतीय सरकार की पिछले 1 वर्ष में कैसी परफॉर्मेंस रही है। ऑप्शन बी, फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, के आने वाले वित्त वर्ष में सरकार के क्या क्या प्रोग्राम हैं, क्या क्या नीतियां हैं वित्त को लेकर, यानी सरकार के पास पैसा कहां कहां से आएगा और सरकार उस पैसे को कहां कहां पे खर्च करेगी। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, और यानी दोनों ए और बी। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एक्चुअल में जब बजट पेश किया जाता है बेटा तो उसमें 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक, पिछले वर्ष की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है बेटा, उस पर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, और आने वाले वित्त वर्ष के क्या क्या प्रोग्राम हैं, यानी सरकार को कहां कहां से आय प्राप्त होगी और सरकार उस पैसे को कहां कहां पे खर्च करेगी, इस सब का ब्यौरा दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज, वो कार्यक्रम और नीति जो सरकार बजट में पेश करती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, बजटरी पॉलिसी यानी बजटीय नीति। ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसी को हम लोग बजटरी पॉलिसी कहते हैं बेटा, और इसी को हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कि जो गंगाधर है
वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू रिवील बजटरी पॉलिसी? कि राजकोषीय या बजटीय नीति के पीछे सरकार के कौन से दो उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन ए, ग्रोथ विद प्राइस कंट्रोल, कि भाई संवृद्धि और कीमत नियंत्रण। ऑप्शन बी, ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, संवृद्धि और रोजगार। ऑप्शन सी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, संवृद्धि और स्थिरता। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी यानी आंसर सी। तो सरकार का जो भी नीति बनाई जाती है, बजटीय नीति, उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई जीडीपी भी बढ़े, यानी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी हो, और साथ साथ अगर उसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कोई भी सिचुएशन है तो उसको स्टेबल, इकोनॉमी को स्टेबल भी किया जा सके। तो इसलिए जो आंसर है वो है बेटा ऑप्शन सी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? सरकारी बजट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, जीडीपी ग्रोथ यानी जीडीपी संवृद्धि। ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स यानी पब्लिक गुड्स का प्रावधान। ऑप्शन सी, बैलेंस रीजनल ग्रोथ यानी क्षेत्रीय संतुलित विकास। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें बेटा जो ऊपर वाले तीनों हैं, ए, बी और सी, ये सब जो है आपके उद्देश्य हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य होते हैं जो सरकार अचीव करना चाहती है। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सरकार का उद्देश्य ना हो। तो इसलिए जो आपका सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? इनमें से कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बंटवारा। ऑप्शन बी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और संपत्ति का पुनः वितरण। ऑप्शन सी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों बेटा सरकारी बजट के उद्देश्य होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? कि गवर्नमेंट बजट को लेकर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ट्राई टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट जीडीपी ग्रोथ इज एक्सीलेटेड। सरकार अपने आय और व्यय को इस प्रकार से प्रबंधित करती है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी दर को बढ़ाया जा सके। ऑप्शन बी, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स एलिमिनेटेड, कीमतें बढ़ रही हो या अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो, उन स्थितियों को हटाना है, रिमूव करना है। ऑप्शन सी, इनइक्वलिटी इज रिड्यूस, असमानता को घटाना है। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बेटा जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट? इनमें से बजट के कौन कौन से घटक हैं? ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। ऑप्शन बी, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। ऑप्शन सी, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर यानी बजट प्राप्ति और बजट व्यय। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। जब हम इनको पढ़ रहे हैं
तो बेटा हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वो भी इसका सही आंसर है, बट एक्चुअल में जो बजट का कंपोनेंट है वो है बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, और बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति होती हैं, ऑप्शन ए विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो सरकार के लिए कोई देनदारियां उत्पन्न नहीं करती, ऑप्शन बी डू नॉट कोज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आती, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी और नोर डिक्रीज असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, जो ना सरकार की देनदारियां बढ़ाएं और ना सरकार की संपत्ति के मूल्य में कोई कमी लेकर आए, उन्हें हम कहते हैं बेटा राजस्व प्राप्ति। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट cause any reduction in the assets of the government, राजस्व प्राप्ति सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं लेकर आती। तो बेटा ये तो सही है, ये इसकी फीचर है। ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो सरकार की देनदारियां बढ़ाती है। ऑप्शन सी रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, कि सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति कोई भी देनदारियां उत्पन्न नहीं करती, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वह है आपका आंसर बी, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू रिसीट्स की फीचर नहीं है। तो जो गलत ऑप्शन है बेटा वह है ऑप्शन बी, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ टैक्स इज, जो कर है, ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, अनिवार्य भुगतान है सरकार को, ऑप्शन बी वॉलेंट्री पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ऐच्छिक भुगतान है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, कि भाई आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव, कि टैक्स को प्रगतिशील तब कहा जाता है, ऑप्शन ए व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, जब जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन सी नाइदर ए नोर बी, ना तो ए है और ना ही बी है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी है। तो जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, यानी जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी अर्थात जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रियल बर्डन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स इज मोर, जो प्रगतिशील कर है उसका वास्तविक भार जो पड़ता है ज्यादा, वो पड़ता है ऑप्शन ए ऑन रिच, अमीरों पर, ऑप्शन बी ऑन पुअर, गरीबों पर, ऑप्शन सी नाइदर रिच नॉट पुअर, ना तो अमीरों पर और ना ही गरीबों पर, ऑप्शन डी बोथ रिच एंड पुअर, दोनों अमीर और गरीब पर। जबकि इसका सही आंसर है बेटा आपका ऑप्शन ए
आपका ऑप्शन ए ऑन रिच, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो वैसे वैसे रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता जाता है, यानी जिनकी आय ज़्यादा है तो उनके ऊपर भार ज़्यादा होता है और जिनकी आय कम है उनके ऊपर भार कम होता है। तो इसलिए जो ज़्यादा बर्डन होता है बेटा वो प्रोग्रेसिव टैक्स में अमीरों पर होता है, जबकि गरीबों पर कम होता है। और एक आय लेवल के बाद गरीबों को टैक्स देने की आवश्यकता भी नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन। एक जो कर है वो प्रतिगामी तब कहलाता है जब उसका वास्तविक भार ज्यादा पड़ता है। ऑप्शन ए रिच देन पुअर, ज्यादा अमीरों पे गरीबों की तुलना। ऑप्शन बी पुअर देन रिच, गरीबों पे अमीरों की तुलना में। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों पर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी पुअर देन रिच, यानी रिग्रेसिव टैक्स रेट जब बढ़ता है तो बेटा गरीबों पे इफेक्ट होता है ज़्यादा और अमीरों पे इफेक्ट होता है कम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when a tax is levied on a commodity on the basis of its unit size or weight it is called। जब एक वस्तु के ऊपर कर लगाया जाता है उसकी इकाइयों की मात्रा के आधार पर, आकार के आधार पर या वजन के आधार पर, तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए वैल्यू एडिड टैक्स यानी मूल्य वृद्धि कर। ऑप्शन बी डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन सी रिग्रेसिव टैक्स यानी प्रतिगामी कर। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो आंसर इन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है इसमें आंसर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है बेटा वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन अ टैक्स इज इम्पोर्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑन वैल्यू एडिशन इट इज कॉल्ड। जब जैसे जैसे उत्पादन में मूल्य वृद्धि होती है तो उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर कर लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए स्पेसिफिक टैक्स यानी विशिष्ट कर। ऑप्शन बी डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव टैक्स यानी प्रगतिशील कर। ऑप्शन डी वैल्यू एडिड टैक्स यानी मूल्य वृद्धि कर। तो इसमें जो सही आंसर है, शायद ही आप सबको आता होगा बेटा, उसका नाम है वैल्यू एडिड टैक्स, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती है उसी प्रपोर्शनेट में आप एक टैक्स लगाते हो जिसका नाम है वैल्यू एडिड टैक्स। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज। प्रत्यक्ष कर की विशेषता है द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोर्ड। पहली विशेषता बताई है कि वो कर होता है जो अंतिम रूप से उसी एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है जिस पर कि कानूनी रूप से वो लगाया गया है। ऑप्शन बी बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। तो दूसरा ऑप्शन है कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है बेटा वो किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। और जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है बेटा, वो प्रगतिशील होता है बाय नेचर। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रत्यक्ष कर में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कर जिस पर कर लगाया गया है, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते और ये प्रगतिशील होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है। ऑप्शन बी बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
कि जो कर का भार है वो एक व्यक्ति से दूसरे पे टाला जा सकता है। ऑप्शन सी, बियरर एंड पेयर आर वन एंड द सेम पर्सन, यानी कर का भुगतान करने वाला और कर का भार उठाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आंसर है बेटा वो आंसर है ऑप्शन बी, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये डायरेक्ट टैक्स की फीचर नहीं है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर की फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें बर्डन ऑफ टैक्स जो है हम एक व्यक्ति से दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनडायरेक्ट टैक्स फीचर इज, अप्रत्यक्ष कर की विशेषता है। ऑप्शन ए, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर, अप्रत्यक्ष कर का भार दूसरे पर टाला जा सकता है। ऑप्शन बी, दीज आर जर्नली रिग्रेसिव इन नेचर, ये ज़्यादातर प्रतिगामी होते हैं। सी, imposed on one person but is paid by another person, एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु भुगतान दूसरा व्यक्ति करता है। डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इनडायरेक्ट टैक्स में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन and these are, that is why, generally regressive in the nature and bearer and payer are two different person। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not the features of indirect tax, इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष कर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर, अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। ऑप्शन बी, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अप्रत्यक्ष कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, बियरर एंड पेयर आर वन एंड द सेम पर्सन, कर का भुगतान करने वाला और कर का भार उठाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, उपरोक्त बी और सी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वह है आपका ऑप्शन डी, बी और सी अप्रत्यक्ष कर की विशेषता नहीं है, ये दोनों विशेषताएं बेटा प्रत्यक्ष कर की हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा जोड़ा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन ए, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स, यानी आय कर और लाभ कर। ऑप्शन बी, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, यानी आय कर और धन पे लगाया गया कर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नोर बी, ना ए और ना ही बी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, नाइदर ए नोर बी। इनमें से जितने भी कर दिए गए हैं बेटा वो सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, इनमें से कोई भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच, गैर कर आय या प्राप्ति वो प्राप्ति होती हैं। ऑप्शन ए, जो अराइज फ्रॉम टैक्स, टैक्स से उत्पन्न होती हैं। बी, अराइज फ्रॉम अदर देन टैक्स, जो कर के अलावा अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, अराइज फ्रॉम अदर देन टैक्स, करों के अलावा अन्य प्राप्ति। ठीक है बेटा, वो नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, इसमें कर शामिल नहीं होता। करों के अलावा जो सरकार को अन्य प्राप्तियां होती हैं उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स? इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रिसीट्स का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, एस्चीट, हिंदी में भी इसको एस्चीट ही कहते हैं। ऑप्शन बी, स्पेशल असेसमेंट यानी विशेष आंकन। ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 4G, 4G जैसे स्पेक्ट्रम से प्राप्त आय। और ऑप्शन डी, वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, वैल्यू एडिड टैक्स, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम है और ये नॉन टैक्स इनकम का पार्ट नहीं है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, एस्चीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? एस्चीट एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स, प्रत्यक्ष कर प्राप्ति का। ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति का। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों का। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेटा जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो एस्चीट है बेटा वो नॉन टैक्स रिसीट्स का एग्जाम्पल है, तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फीस इन द बजट रिसीट्स? इनमें से कौन सी सरकारी प्राप्ति या बजट प्राप्ति के फीस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, भूमि को रजिस्टर्ड कराने की फीस। ऑप्शन बी, बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस, जन्म पंजीकरण फीस। ऑप्शन सी, स्कूल फीस, स्कूल में दी गई फीस। और ऑप्शन डी, कोर्ट फीस, कोर्ट यानी न्यायालय में दी गई फीस। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी, स्कूल फीस। ऑप्शन सी, स्कूल फी। जो स्कूल फी है बेटा वो सरकारी, ठीक है, आय या बजट प्राप्ति का उदाहरण नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनकम ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच डू नॉट हैव अ लीगल हेयर इज नोन एज? सरकार की उन संपत्तियों से प्राप्त आय जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, स्पेशल असेसमेंट यानी विशेष आंकन। ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय। ऑप्शन सी, एस्चीट यानी एस्चीट। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी, एस्चीट। एस्चीट आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विच government receive from those property which do not have any legal representative, जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और उससे जो इनकम मिलती है उसको हम कहते हैं एस्चीट। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर, पूंजीगत प्राप्तियों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, दीज रिसीट्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये प्राप्तियां सरकार के लिए देनदारियां उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन बी, दीज रिसीट्स कॉजेज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी, बिकॉज कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स फॉर ऑफ द गवर्नमेंट। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
आउट ऑफ दीज विच आर कैपिटल रिसीट्स, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं? ऑप्शन ए रिकवरी ऑफ लोन यानी ऋण की प्राप्ति, अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज विच आर कैपिटल रिसीट्स, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? ऑप्शन ए रिकवरी ऑफ लोन ऋणों की वसूली, ऑप्शन बी बोरोइंग्स उधारी, ऑप्शन सी डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों बेटा वो एग्जाम्पल हैं जिससे या तो सरकार की संपत्ति के मूल्य में कमी आ रही है या सरकार की देनदारियां बढ़ रही हैं। जैसे रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, इनसे बेटा सरकार की संपत्ति के मूल्य में कमी आती है और बोरोइंग सरकार की देनदारियों को बढ़ाती हैं। चलते हैं अपने आखिरी अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अपना अंतिम क्वेश्चन है द फीचर ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर, राजस्व प्राप्तियों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये प्राप्तियां सरकार के लिए देनदारियां उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन बी दीज रिसीट्स कोजेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये प्राप्तियां सरकार की संपत्तियों के मूल्य में कमी लेकर आती हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी उपरोक्त ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो आपका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि ऊपर वाली ए और बी जो दोनों विशेषताएं हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा वो दोनों कैपिटल रिसीट्स की विशेषताएं हैं, इसलिए इनमें कोई भी विशेषता रेवेन्यू रिसीट्स की नहीं है, कोई भी ऑप्शन रेवेन्यू रिसीट्स की नहीं है। इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी बेटा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो कि इसी चैप्टर से संबंधित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।